हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परागकण या पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कराया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसके बाद परागण, ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए, यदि हम परागण की बात करें या हम परागकण की बात करें, तो देखिए जो परागण है बेसिकली, तो परागण की यदि हम यहाँ पे डेफिनेशन समझें तो देखिए परागण की डेफिनेशन क्या होगी कि देखिए जो परागण होते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी यदि पुष्प है, सबसे पहली बात तो परागण होगा किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में, यानी पुष्पीय पौधों में। जिन पौधों में पुष्प होगा उसी पौधों में क्या होगा, परागण होगा या पॉलिनेशन होगा। यानी जिन पौधों में पुष्प नहीं होगा उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी अधिकतर जिम्नोस्पर्म वगैरह होते हैं जो अनावृतबीजी, उनमें बहुत कम परागण होता है। अधिकतर यदि हम बात करें परागण की जो, तो बेसिकली ये आवृतबीजी पादपों का मूल लक्षण है, ठीक है। तो आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म जो भी प्लांट होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, उनमें फ्लावर पाए जाते हैं और उन्हीं फ्लावरों में क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। तो देखिए परागण की यदि हम यहाँ पे डिफिनेशन समझे तो देखिए परागण की डिफिनेशन क्या होगी कि किसी भी पुष्प के परागकण का, देखिए किसी भी पुष्प से किसी भी पुष्प के परागकण का किसी अन्य पुष्प देखिए किसी पुष्प के परागकण का किसी अन्य पुष्प के या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो देखिए क्या है कि किसी भी पुष्प के परागकण, देखिए परागकण की यदि हम बात करें तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि परागकोश, ठीक है। परागकोश हमने आपको बताया था जब हमने आपको स्टेमेन की संरचना बताई थी, ये है स्टेमेन की संरचना। तो इस संरचना में हमने आपको क्या बताया था कि दो भाग होते हैं। ऊपर का भाग जो होता है क्या कहलाता है, स्टेमेन या पुंकेसर कहलाता है। स्टेमेन या, देखिए स्टेमेन जो है वो दो भागों से मिलकर बना था, ठीक है। ऊपर का भाग क्या कहलाता था, पोलन साइक या परागकोश कहलाता था। ऊपर का भाग क्या कहलाता था, परागकोश, या इसको हम क्या कहते थे, एंथर कहते थे। तो देखिए जो परागकोश थे, तो इन परागकोशों के हमने अंदर आपको क्या बताया था कि परागकोश के अंदर बहुत सारे महीन पाउडर के शेप के क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण। और मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, कोई यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है। ये कोई हमारे पास मान लीजिए फ्लावर है यहाँ पे, ये। तो देखिए हमने आपको क्या कहा कि किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण का, तो परागकण कहाँ होते हैं, चूंकि परागकोश के अंदर होते हैं। तो देखिए परागकण का परागकोश से निकल करके किसी दूसरे पुष्प में या उसी पुष्प में या किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाकर जब वो क्या करता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। यानी परागकणों का दूसरे किसी अन्य पुष्प के या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है या पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या कहा हमने कि किसी भी पुष्प के परागकण का किसी अन्य पुष्प के या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना या वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो परागकण है वो कहाँ होते हैं, परागकोश के अंदर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि परागकोश से परागकणों का निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है या पॉलिनेशन कहलाता है। अब चलिए इसके बाद यदि हम परागण की बात करें, यहाँ पे परागण के प्रकारों को समझें, तो देखिए परागण के प्रकारों में यहाँ पे परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है।
तो देखिए परागण की यदि हम बात करें तो परागण जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला तो होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है परपरागण। देखिए पहला क्या होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है परपरागण। देखिए स्वपरागण को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए पहला होता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और वहीं जो दूसरा होता है परपरागण, यानी इसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए स्वपरागण हुआ और परपरागण। अब देखिए ये जो स्वपरागण होता है, ये स्वपरागण जो होता है ये पुनः दो प्रकार से होता है, ठीक है। जो स्वपरागण होता है ये पुनः दो प्रकार का होता है। तो देखिए स्वपरागण जो है दो प्रकार से कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो होता है स्वपरागण जो होता है, तो स्वपरागण जो होता है एक तो होता है क्या ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी बोलते हैं एक को ऑटोगैमी, और जो दूसरा स्वपरागण का प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं उसको हम जिटोनोगैमी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्वपरागण क्या होता है, इसके बाद में हम देखेंगे कि परपरागण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्वपरागण की। तो देखिए स्वपरागण क्या होता है। सबसे पहले तो यदि हम स्वपरागण की डेफिनेशन देखें तो देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या किसी या उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं स्वपरागण कहते हैं। देखिए स्वपरागण की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकण, ठीक है, समझिए यहाँ पे हमारे पास कोई क्या है, कोई हमारे पास क्या है पुष्प है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कोई पुष्प है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकण, ठीक है, तो किसी पुष्प के परागकण देखिए यानी इस पुष्प के परागकण, ठीक है, ये क्या है महीन पाउडर जैसे क्या है परागकण, और यहाँ पे क्या बना है एक दूसरा पुष्प बना है। देखिए तो हमने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर, ठीक है, देखिए क्या कहा हमने कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प में या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है स्वपरागण कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे यदि इसी पुष्प के परागकण यदि इसी पुष्प में गिर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है स्वपरागण है। और देखिए यदि उसी पुष्प के, ठीक है, और यदि किसी पुष्प के परागकण जो हैं उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो देखिए मान लीजिए इस पौधे के जो परागकण हैं, इस पौधे के जो इस फ्लावर के जो परागकण हैं वो उसी पौधे के, देखिए यानी इसी पौधे का जो परागकण है वो इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर यानी इस पुष्प पर क्या कर रहा है, इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे स्वपरागण, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं
तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, और ये यहाँ पे आप इसका डायग्राम या चित्र भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जब किसी पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, जो स्वपरागण होता है, ठीक है, स्वपरागण जो होता है ये पुनः दो प्रकार से होता है। तो देखिए स्वपरागण यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी डेफिनेशन और इसका डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए हम जो स्वपरागण है इसके हम प्रकारों को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्वपरागण के प्रकार होते हैं, ठीक है, तो स्वपरागण जो है ये पुनः दो प्रकार से होता है। तो देखिए स्वपरागण के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे स्वपरागण की यदि हम प्रकारों की बात करें तो स्वपरागण जो है वो पुनः दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला होता है क्या, ऑटोगैमी, पहला होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है क्या, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम यदि ऑटोगैमी की, ठीक है, किसकी बात करें यदि हम, पहला जो है हमारे पास क्या, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी की देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑटोगैमी की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकण, देखिए जब किसी पुष्प के परागकण, देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, सतह पर गिरते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, ऑटोगैमी कहलाती है। तो यह क्रिया ऑटोगैमी कहलाती है। तो देखिए ऑटोगैमी क्या होता है, देखिए ऑटोगैमी क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण जो हैं, यानी किसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, ऑटोगैमी कहलाती है, ठीक है। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लावर है, तो इस फ्लावर में देखिए, इस फ्लावर में से क्या निकल रहे हैं, पोलन ग्रेन निकल रहे हैं, यानी परागकण निकल रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो फ्लावर है, ठीक है, इस पौधे में जो हमारे पास ये फ्लावर है, तो इसमें देखिए इसी पौधे में इस पुष्प से क्या निकल रहे हैं, परागकण निकल रहे हैं। और ये जो परागकण ये क्या निकले हैं, परागकण। तो ये जो परागकण उस पुष्प से निकले हैं, तो उसी पुष्प के जब वर्तिकाग्र की सतह पर ये गिरते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहलाती है। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वर्तिकाग्र या इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो देखिए जब किसी पुष्प के परागकण जो हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। तो स्वपरागण का जो पहला प्रकार है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि जो परागकण हैं वो इस फ्लावर से निकल करके उसी फ्लावर की जो वर्तिकाग्र है उसी की सतह पर गिर रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, ऑटोगैमी कहलाती है। चलिए इसके बाद जो हमारी दूसरी क्रिया है, ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद देखिए हम दूसरा प्रकार इसका देखेंगे, जिटोनोगैमी, ठीक है। तो देखिए ये तो पहला प्रकार हो गया ऑटोगैमी। अब देखिए स्वपरागण का जो दूसरा प्रकार है वो है क्या, जिटोनोगैमी। तो यहाँ पे आप स्वपरागण का जो दूसरा प्रकार है उसको हम समझते हैं। तो देखिए जो स्वपरागण का दूसरा प्रकार है वो क्या है,
जिटोनोगेमी। तो देखिए स्वपरागण का दूसरा प्रकार क्या है, जिटोनोगेमी। अब जिटोनोगेमी क्या होता है, देखिए जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण, देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जिटोनोगेमी कहलाती है। देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जिटोनोगेमी कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, जिटोनोगेमी कहलाती है। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, या कोई पौधा है। अब इस पौधे में देखिए यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ, ठीक है, इस पौधे में यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, एक फ्लावर इसके नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये तो दो फ्लावर लगे हुए हैं और इसके आजू बाजू से देखिए यहाँ पे मान लीजिए लीफ लगी हुई है। अब देखिए इस पौधे में दो पुष्प हैं, एक पुष्प ऊपर और एक पुष्प नीचे। तो देखिए ये वाला जो पुष्प है इसकी सतह से वर्तिकाग्र, इसकी सतह से क्या निकल रहे हैं, परागकण, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकण, तो यानी पुष्प के परागकण जो हैं, तो इस पुष्प के परागकण जो निकल रहे हैं, तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प, ठीक है, यानी ये पौधा यही रहेगा, तो इस पुष्प का जो परागकण निकल रहा है वो इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के, तो देखिए इसी पौधे का दूसरा पुष्प क्या है, नीचे वाला। तो जब किसी पुष्प के परागकण जो हैं उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जिटोनोगेमी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे जिटोनोगेमी आपको याद रखना, ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाती है, ये तो हमारे क्या परागकण, और परागकण कहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं, उसी पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जिटोनोगेमी कहलाती है, जिटोनोगेमी। तो देखिए यहाँ पे आपको स्वपरागण के दोनों प्रकार जो हैं, ऑटोगैमी और जिटोनोगेमी, वो समझ में आ गए होंगे। आप जिटोनोगेमी का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्वपरागण के बाद जो दूसरा प्रकार है हमारा परपरागण, तो उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वपरागण के दोनों प्रकार हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए स्वपरागण के बाद हमारा आता है दूसरा जो परागण होता है, वो होता है परपरागण, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो समझिए यहाँ पे दूसरा जो हमारा परागण का प्रकार होता है वो क्या होता है, परपरागण। क्या होता है, परपरागण। और परपरागण को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए परपरागण जो होता है बेसिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, चलिए इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि देखिए जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण, देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की
वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं। देखिए क्या कहा हमने कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। देखिए क्या कहा हमने यहाँ पे कि जब किसी पुष्प के परागकण, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई पौधा है और इसमें क्या लगे हुए हैं? पुष्प लगे हुए हैं ये। और क्या कहा हमने कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के, यानी यहाँ पे एक दूसरा पौधा भी है, ठीक है, तो जब किसी पुष्प के परागकण जो हैं उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में जो पुष्प होते हैं उसके वर्तिकाग्र की सतह पर जब गिरते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास एक पौधा है जिसमें कि क्या लगा हुआ है? फ्लावर लगे हुए हैं, और इस फ्लावर से क्या निकल रहे हैं? परागकण निकल रहे हैं या पोलन ग्रैंड निकल रहे हैं, ठीक है। इस पौधे की सतह से क्या निकल रहे हैं? परागकण निकल रहे हैं। तो देखिए जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण जो हैं उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, यानी यहाँ पे एक पौधा है और उसी जाति का ये दूसरा पौधा है, तो एक पौधे के पुष्प से क्या निकलेंगे? परागकण, और उसी जाति के दूसरे पौधे के जो पुष्प हैं उसके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरेंगे। ये है उसकी वर्तिकाग्र की सतह। तो इसमें जब ये गिरेंगे तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? देखिए ये तो हमारे क्या है? परागकण, और ये यहां से निकल रहे फ्लावर से, और ये अपनी ही जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प जो है उसकी वर्तिकाग्र की सतह पर गिर रहा है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अब चूंकि देखिए इसमें क्या है कि एक पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर तक यहाँ पे परागकण जा रहे हैं, तो इनको जाने के लिए किसी न किसी तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ये अपने से तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और आप याद रख लीजिए कि परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। परपरागण की क्रिया के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो देखिए परपरागण की क्रिया के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो परपरागण है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि वो कौन कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से परपरागण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप परपरागण का। अब देखिए इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि परपरागण के क्रिया के लिए देखिए कौन कौन से माध्यम होते हैं और जिन माध्यमों के माध्यम से परपरागण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसके माध्यम देख लेते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से माध्यमों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखिए यदि हम माध्यमों की बात करें, देखिए माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं परपरागण के लिए। तो परपरागण के लिए देखिए यहाँ पे कितने माध्यम हो सकते हैं। देखिए पहला माध्यम तो हो सकता है क्या? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? पहला माध्यम है कीटों के द्वारा। दूसरा माध्यम क्या हो सकता है? जल के द्वारा। दूसरा माध्यम है जल द्वारा। तीसरा माध्यम क्या हो सकता है? पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा। तीसरा माध्यम क्या है? पक्षियों के द्वारा। चौथा माध्यम क्या हो सकता है? वायु के द्वारा। चौथा माध्यम किसका हो सकता है? वायु के द्वारा।
देखिए यहाँ पे क्या है कि माध्यमों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पर परागण के लिए यहाँ पे 5 माध्यम हो सकते हैं। देखिए पहला माध्यम क्या है, कीटों द्वारा, दूसरा माध्यम क्या है, जलों के द्वारा, तीसरा माध्यम क्या है, पक्षियों के द्वारा, और चौथा माध्यम क्या है, वायु के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे कीटों द्वारा जो परागण होता है, पांचवा क्या है, एक हमारे पास वायु के द्वारा भी हो गया, ठीक है, वायु के द्वारा, कीटों द्वारा हो गया, जल द्वारा हो गया, पक्षियों द्वारा हो गया, वायु द्वारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि जो कीटों द्वारा परागण होता है, ठीक है, कीटों द्वारा जो परागण होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। तो देखिए कीटों के द्वारा जो परागण होता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है वो तो क्या हो गया, एंटोमोफिली। और ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा ही होता है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक जो पर परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। देखिए उसके बाद जो दूसरा परागण होता है, ठीक है, दूसरा परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा। और जल द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। इसके बाद देखिए तीसरा जो पर परागण होता है इसके लिए माध्यम जो है पक्षियों द्वारा। तो पक्षियों के द्वारा परागण को हम क्या बोलते हैं, आर्निथोफिली, आर्निथोफिली। इसके बाद देखिए वायु के द्वारा जो परागण होता है इस परागण को हम क्या बोलते हैं, वायु के द्वारा जो परागण होता है इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। तो इस प्रकार से देखिए पर परागण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो माध्यम जो होते हैं यहाँ पे कई सारे माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे माध्यम कौन कौन सा हो गया, जैसे देखिए कीटों द्वारा, एक हो गया क्या, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा हो गया, वायु द्वारा हो गया। तो इस प्रकार से देखिए जो परागण होता है इसके लिए, पर परागण जो है इसके लिए कई प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो पर परागण होता है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पर परागण में क्या होता है, माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम तो यहाँ पे आपको कई सारे पता हो गए कि माध्यम यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो कीट होते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कमल का पुष्प होता है, ठीक है, कमल के पुष्प में देखिए जो कमल का फ्लावर होता है, देखिए जो कमल का पुष्प है, तो कमल के पुष्प में जो परागण होता है, देखिए यहाँ पे कमल के पुष्प में लिख लीजिए, कमल के पुष्प में जो परागण होता है, कमल के पुष्प में भंवरों द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है, भंवरों द्वारा परागण होता है। तो देखिए एक चीज तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जो कमल का फूल है या कमल का पुष्प है इसमें किसके द्वारा पर परागण होता है, भंवरों द्वारा पर परागण होता है। वहीं दूसरा यदि हम बात करें तो जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर होता है जिसको क्या बोलते हैं, रैफ्लेशिया। तो देखिए रैफ्लेशिया में क्या होता है, ये देखिए रैफ्लेशिया फ्लावर जो होता है, तो रैफ्लेशिया में पर परागण किसके द्वारा होता है, हाथी के द्वारा होता है। हाथी के द्वारा होता है। ये ओवरऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है, रैफ्लेशिया, जिसका कि व्यास 7 मीटर होता है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका फ्लावर कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए कमल के पुष्प में जो होता है पर परागण वो भंवरों द्वारा होता है। रैफ्लेशिया जो कि सबसे बड़ा फ्लावर होता है उसमें पर परागण हाथी के द्वारा होता है। और एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पे जो सबसे छोटा फ्लावर होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, वुल्फिया। तो देखिए वुल्फिया में किसके द्वारा होता है, तो देखिए वुल्फिया में जो यहाँ पे क्या होता है, वुल्फिया में पर परागण जो है, वुल्फिया में पर परागण किसके द्वारा होता है, यह होता है कीटों के द्वारा होता है। कीटों के द्वारा
होता है। तो देखिए वुल्फिया में जो पर परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें नोट डाउन करनी है। अब चलिए यदि हम पर परागण की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्वपरागण और पर परागण हमने आपको दोनों क्रिया को यहाँ पे समझा दिया। अब इसके बाद देखिए जो स्वपरागण है और जो पर परागण है, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या था कि कमल के पुष्प में, ठीक है, कमल के पुष्प में किसके द्वारा होता है? भंवरों द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे कि जो स्वपरागण होता है और पर परागण, ठीक है। तो स्वपरागण और पर परागण के लिए एक विशेष प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता होती है, यानी यदि इन्वायरमेंट के थ्रू उस प्रकार का वातावरण प्राप्त होगा तभी वहां पे क्या होगा कि यह क्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे क्या क्या अनुकूलन, ये क्या क्या माध्यम होने चाहिए। तो देखिए स्वपरागण के लिए यदि हम अनुकूलन देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण के लिए अनुकूलन, यानी यदि ये परिस्थितियां हैं तभी ये परागण की क्रिया क्या है? संपन्न होगी। तो देखिए स्वपरागण के लिए यदि हम अनुकूलन की बात करें तो स्वपरागण के लिए 2 चीजें कॉमन है, आपको 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। पहला चीज क्या है कि देखिए जो स्वपरागण होता है इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना बहुत जरूरी है। तो पहला लक्षण क्या है कि द्विलिंगिता, ठीक है। पहला लक्षण क्या है? द्विलिंगिता। और द्विलिंगिता को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी। तो देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि स्वपरागण के लिए यदि द्विलिंगिता यानी किसी भी पुष्प का द्विलिंगी होना, जैसे मान लीजिए पुष्प में नर एवं मादा दोनों जननांगों को पाया जाना, पुष्प में नर व मादा दोनों जननांगों की उपस्थिति, तो देखिए यदि किसी पुष्प में नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित हैं, यानी दोनों जननांग उपस्थित हैं, यानी पौधा क्या है? द्विलिंगी है, यानी उसमें नर जननांग यानी नर गैमेट और मादा गैमेट यदि दोनों उपस्थित हैं तभी स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी। भाई जब एक ही फ्लावर में दोनों यहाँ पे नर व मादा पुष्प होंगे तभी तो यहाँ पे स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो सकती है, अन्यथा इसको भी जाना पड़ेगा किसी दूसरे फ्लावर के पास। मान लीजिए यदि एक नर फ्लावर, मान लीजिए नर फ्लावर में क्या है कि मेल गैमीट है और दूसरे फ्लावर में उसको फीमेल गैमीट की जरूरत है, तो ये भी जाएगा फीमेल गैमीट की तलाश में कहीं। तो यहाँ पे समझिए कि यदि पुष्प द्विलिंगी है यानी पुष्प जो है मोनोक्लिनी है, यानी पुष्प में नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित हैं तभी स्वपरागण की क्रिया जो है संपन्न होती है। इसके बाद देखिए एक चीज और आप ये को याद रखनी है कि समकालपक्वता, ठीक है, यानी समकालपक्वता। तो देखिए समकालपक्वता, तो एक ये चीज आपको याद रखनी है कि समकालपक्वता क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोगैमी बोलते हैं। समकालपक्वता को हम क्या बोलते हैं? होमोगैमी। तो देखिए होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो पराग का, देखिए होमोगैमी पहले मतलब समझ लीजिए कि पराग कोश तथा वर्तिकाग्र का, देखिए पराग कोश तथा वर्तिकाग्र का क्या होना, देखिए पुष्प में जो नर व मादा दोनों जननांगों की उपस्थिति है, ये तो पहला हो गया द्विलिंगिता होना पुष्प का, यानी पराग कोश तथा वर्तिकाग्र का। देखिए समकालपक्वता का मतलब क्या होता है कि समकाल यानी एक ही समय में परिपक्वता आ जाना, और एक ही समय परिपक्वता किसमें आ जाना? देखिए पराग कोश तथा वर्तिकाग्र का एक ही समय में परिपक्व होना, एक ही समय में परिपक्व होना, यह क्रिया क्या कहलाती है? समकालपक्वता कहलाती है, यानी होमोगैमी। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। स्वपरागण के लिए यदि अनुकूलन की हम बात करें तो पहली क्या है? द्विलिंगिता, यानी कि मोनोक्लिनी फ्लावर कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए, यानी बाइसेक्सुअल होना चाहिए। वहीं समकालपक्वता इसका दूसरा लक्षण है क्या कि पराग कोश तथा वर्तिकाग्र जो है एक ही समय में यदि परिपक्व हो तो स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है अच्छे से। तो इस प्रकार से स्वपरागण के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको 2 चीजें याद रखनी है। चलिए अब इसके बाद हम पर परागण के लिए यहाँ पे अनुकूलन समझते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जब पर परागण के लिए अनुकूलन की बात की जाए तो पर परागण की अनुकूलन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो देखिए पर परागण के लिए यहाँ पे यदि हम अनुकूलन की बात करें तो जब पर परागण में अनुकूलन होता है तो देखिए पर परागण में जब अनुकूलन होता है इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसमें पौधे का एक लिंगी होना, ठीक है, यानी एक लिंगिता, एक लिंगिता। तो देखिए यदि पौधा कैसा है, एक लिंगिता है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था, हमने आपको क्या बताया कि वहाँ पे क्या था मोनोक्लिनी और यहाँ पे क्या है डाइक्लिनी। ये क्या है डाइक्लिनी। तो डाइक्लिनी का मतलब क्या होता है कि पुष्प कैसा हो, एक लिंगी हो। पुष्प कैसा हो, एक लिंगिता का मतलब क्या होता है, पुष्प एक लिंगी हो, यानी या तो पुष्प में मेल पार्ट हो या तो पुष्प में क्या हो, फीमेल पार्ट। तो इस प्रकार का पर परागण के लिए अनुकूलता आवश्यक होती है कि पुष्प जो है एक लिंगी होना चाहिए। तो पुष्प यदि एक लिंगी है तभी तो वो किसी उसको उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की जरूरत पड़ेगी, जहां से वो मान लीजिए यदि मेल गैमीट है तो वो दूसरे पुष्प से फीमेल गैमीट की तलाश करेगा, और यदि फीमेल गैमीट की तलाश करेगा तब वहां जाके क्या होगा, परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो देखिए यहाँ पे डाइक्लिनी का मतलब क्या होता है कि पुष्प जो है एक लिंगी होना। तो पुष्प यदि एक लिंगी है तभी पर परागण की क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। इसके बाद देखिए एक चीज और आपको याद रखनी है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि विषम कालपक्वता। विषम कालपक्वता, तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो विषम कालपक्वता का मतलब क्या होता है कि जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष और वर्तिकाग्र का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, अलग अलग समय पर परिपक्व होना। तो देखिए विषम कालपक्वता या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिकोग्लैमी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डिकोग्लैमी बोलते हैं, डिकोक्लिनी बोलते हैं, ठीक है, डिकोक्लिनी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि पराग कोष जो है, पराग कोष और वर्तिकाग्र जो है ये अलग अलग समय पर यदि परिपक्व होते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विषम कालपक्वता बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो पर परागण के लिए अनुकूलताएं होती है कि यदि पुष्प जो है एक लिंगी है तो उसमें पर परागण की क्रिया जो है संपन्न होगी और विषम कालपक्वता इसमें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको पर परागण से जो भी लाभ और हानियां हैं वो हम आपको कराएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।